नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला पार्ट हमने देखा था, स्टार्टिंग के 25 प्रश्न। यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 2, जिसमें हम प्रश्न नंबर 26 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न है वो विज्ञान के आते हैं। प्रश्न आपका है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग आपको बताना है नहीं है, यानी कि विषाणुओं से रोग जो है वो नहीं होता है। तो खसरा, रेबीज, पोलियो और क्षय रोग। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, चारों की ही ट्रिक हम बहुत अच्छे से याद करने की हम पहले जान चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो जीके वाली ट्रिक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर जो है देख सकते हैं, या डायरेक्ट भी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और बालाजी स्टडी अड्डा ये ऐसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की। तो आपका क्षय रोग यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि जो खसरा है ये भी आपका विषाणु से होता है, रेबीज भी आपका होता है और पोलियो भी होता है, जिसमें पोलियो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पोलियो विषाणु से रोग होता है। और आपका जो क्षय रोग है, जिसे हम क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, जिसे आम भाषा में हम टीबी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो ये हमारा जीवाणु से जो है वो होता है, आपका क्षय रोग। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। और आपसे जो जीवाणु है उसका नाम अगर पूछा जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, ये जो है जीवाणु का नाम है। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। और बाकी सभी विषाणु जनित। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कितनी होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 23, 46, 44 या फिर 42। अब यहाँ पर एक चीज में आप कंफ्यूजन होते हैं, वो है कि कब वहां पर प्रश्न में जोड़े के रूप में पूछा गया है और कब नंबर के रूप में पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है, तो कुल संख्या की बात करें तो 46 होती है। अगर जोड़े यहाँ पर लिखा होता तब आपका आंसर 23 जो है वो सही होता, जो कि ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यही मैंने कहा, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। और क्रोमोसोम जो है ना दे करके आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। और इसमें जो 23-23 जोड़ी होते हैं, इसमें भी जो है आपके शुक्र जो जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके कारण 2 प्रकार के जो है वो शुक्राणु होते हैं। आधे 23वीं जो जोड़ी होते हैं उसमें आपका एक्स गुणसूत्र होते हैं, और बाकी जो है वो आपके वाई गुणसूत्र, 23वीं जो जोड़ी है उसमें वाई गुणसूत्र। नारियों में ये एक समान प्रकार के गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, यानी 22 प्लस एक्स तो 23 हो जाएगा, और 22 प्लस एक्स 23, तो वहां पर एक समान देखने को मिलते हैं। 28 प्रश्न आपका है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। एमाइड, अमोनिकल, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में जो है वो पाया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका एमाइड यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें 46% जो है वो नाइट्रोजन जो है वो होता है, जो कि दाने के रूप में जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें अमोनिया नाइट्रेट जो है वो भी मिली रहती है, इसलिए इसका जो मिश्रण होता है उसको यूरिया अमोनियम नाइट्रेट या UAN करके भी जो है वो कहा जाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें इसका तो CONH का होल ट्वाइस और टोटल का भी ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो बताइए इनमें से बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या फिर इनमें से कोई नहीं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा जो है वो होता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। बैक्टीरिया आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो दूध में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिसके कारण दूध में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं किण्वन। किस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, किण्वन के नाम से जानते हैं। और इसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, और ये जो क्रिया होती है इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। नाम ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जो ईस्ट है उसके द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, तो दही हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन बैक्टीरिया यहाँ पर जो है वो सही होगा।
अगला देखते हैं लास्ट विज्ञान का 5वां प्रश्न कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होने का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल या फिर इनमें से कोई नहीं। मथने के पश्चात जो क्रीम है उसका दूध से पृथक होने का कारण जो है वो क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। अपकेंद्रीय जो बल है ये एक प्रकार का जो जड़त्वीय बल होता है उसका ही रूप है आप कह सकते हैं। और ये अपकेंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल के जस्ट अपोजिट होता है। अच्छा, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके अलावा तो कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालना, यहाँ पर मथना ही उसी कोई दूसरा रूप लिखा हुआ है। तो ये सभी जो है आपके अपकेंद्रीय बल के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं मैथ के। 5 प्रश्न हमारे मैथ के आपको देखने को मिलेंगे। तो √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक आपको जो है वो निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? भाग विधि से आप इसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए 1.41 तो सबको पता है, पर यहाँ पर 8 अंकों तक पूछा गया है तो लास्ट में जो है इसके 356 होता है। जैसे 354 ऑप्शन में है, 346 भी है, 366 है, तो 356 होता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी आप वर्गमूल इसका निकाल के देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 32 कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वो संख्या आपको बतानी है। तो ये प्रश्न को आप ऑप्शन से सबसे पहले कर लीजिए। तो सबसे पहला अगर ऑप्शन लेंगे तो पूछा क्या गया है? संख्या ही पूछा गया है। तो यानी ये संख्या है, हमने मान ली कि 12 है। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 8 गुना, तो 12 का 8 गुना कितना होता है? आपका 96 होता है। और कह रहा है उसमें 4 अगर जोड़ दिया जाए तो 4 जोड़ेंगे तो 100 होता है। और 4 जोड़ने पर जो प्राप्त परिणाम है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले ही ऑप्शन से आ गई, आपको कहीं भी कुछ ऑप्शन देखने की आगे आवश्यकता भी नहीं है। तो 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। यही आप प्रश्न को एक्स मान के भी कर सकते थे, जहां पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है 100 होती है। और x अगर संख्या मानते तो 8 गुना करते तो 8x हो जाता, उसमें 4 जोड़ने की बात की जा रही तो +4 हो जाता, और ये किसके बराबर हो जाता? तो 100 के बराबर हो जाता। बस यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो 96 बटे में जो है आपका 8 आ जाएगा, और 8 यहाँ से x का मान जो है वो 8 नहीं 12 जो है आपका मान यहाँ से x का निकल आएगा। डायरेक्ट 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। पर इस x के तरीके में कई बार बहुत बड़ा भी प्रश्न हो जाता है, तो अब मैंने पहले ही आपसे कहा है ऑप्शन से करिए, कम समय आपको लगेगा। अगला देखते हैं वर्गमूल आपको जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और +2। तो अगर थोड़ा सा इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले तो आप इस टाइप से वर्गमूल लगा दीजिए। अब ए ये पूरा पहला वाला जो मान है वो स्क्वायर में दे रखा है, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी देखिए तो ऐसी टाइप से है, और बाद में +2 है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप इसे फॉर्मूला देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप इसे बना सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि अंडर रूट में a बटे b प्लस b बटे a और इसका जो है वो होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर जो कि यहाँ पर पूरे का है स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर जो कि यहाँ पर दे रखा है, और +2a भी होता है ना, तो +2 और a आपका a बटे b ही था, और b भी जो है आपका b बटे a था। तो ये वाला तो b भी आपसे कट जाएगा, a इससे कट जाएगा, तो बचेगा तो केवल 2। यानी इसको आप इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है, बाहर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस वाले से ये बाहर वाला कट जाएगा। बचा क्या? केवल a बटे बी प्लस b बटे a बचा। केवल और केवल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो a बटे बी प्लस b बटे a, डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आसान सा था, बस आपको वहां पर फॉर्मूला देखना था कि कौन सा बन रहा है। 34 प्रश्न देखते हैं आपका। एवरेज पर बेस्ड है 34 प्रश्न। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अगर चीजें आपको समझ आ रही है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक और शेयर अवश्य जो है वो सभी लोग वीडियो को अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न देखते हैं 34। कह रहा है कि 11 जो परिणाम है उनका औसत आपको 50 दे रखा है, जिसमें से पहले जो 6 परिणाम है उनका औसत 49 है, अंतिम जो 6 परिणाम है उनका औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान आपको बताना है कि इनमें से जो है वो क्या होगा? 48, 51, 56, 49।
बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो 6 परिणाम है उनका औसत 49 दे रखा है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणे 49। फिर अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 दे रखा है, तो इसी में ही आपका अंतिम 6 परिणाम का भी एवरेज हम निकाल लेते हैं। फिर अब यहाँ पर स्टार्टिंग के 6 है, ये अंतिम के 6 है, और टोटल का क्या था 11 गुणे 50, तो 11 और 50 का हम अलग निकाल लेते हैं। अब 6 गुणे 49 आपका होगा 294 प्लस 52 गुणे 6 होगा आपका 312, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 606। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा, और जीरो और लगा देंगे तो 550 हो जाएगा, यानी कि यहां से मान निकल कर आएगा 550। अब इस चीज को समझिए कि टोटल जो 11 परिणाम है उनका एवरेज जो है वो 50, यानी टोटल जो है उनका 550 है, और उनमें से पहले 6 का और अंतिम 6 का हमें पता है, यानी कि टोटल 12 का पता है और 11 का यहाँ पता है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो जो छठा परिणाम है वो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 606 में से 550 को घटा दीजिए, आपका आंसर 56 यहाँ पर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट मैथ का प्रश्न है कि एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। 320 ग्राम जो है एक विलियन है, इसमें पानी की मात्रा दे रखी है और सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना आपको जो है वो करनी है। तो आपको क्या कर लेना है, टोटल आपका द्रव्यमान निकाल लेना है। कह रहा है ना द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करनी है। तो 320 और 45 कितना होगा, 365 होगा। 365 जो है वो आपको इस 45 ग्राम का परसेंटेज सीधे सीधे निकाल लेना है। तो 45 ऊपर रखिए, बटे में जोड़ 365, और गुणे में जो है आपका 100। तो 4500 बटे 365 सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 12.33% जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न आपके 36 से भारत की खोज, यानी कि हिंदी के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारत की खोज किसकी कृति है ये आपसे पूछा गया। ये पिछले वाले पार्ट में मैंने आपसे पूछी हुई थी रचना। रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। भारत की खोज जो है ये किसकी जो है वो रचना है। आंसर की बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। आपकी बी वाला ऑप्शन सही होगा। याद जरूर रखिएगा ये आपकी बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। और जो नेहरू जी हैं इन्हीं के द्वारा गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी नाम से इनकी आत्मकथा भी लिखी गई है। महात्मा गांधी जी जो हैं, जो ऑप्शन डी में दे रखे हैं, इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा है। इसी प्रकार अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारत का संघर्ष जो है एक इनकी रचना है। एक भारतीय यात्री अपूर्ण आत्मकथा है इनकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति आपको पहचानना है। प्रस्तुत जो विकल्प है उनमें से कि आप बैल मुझे मार, क्योंकि इसमें से कुछ मुहावरे भी दिए होंगे, आपको लोकोक्ति छाटनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। यहाँ पर मुहावरे ना दे करके इन्होंने क्या कर दिया है कि गलत दे दी है, उनमें से सही छाटनी है। तो टेढ़ी उंगली से अचार निकालना तो नहीं होता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है। अर्थ क्या होता है इसका, बलपूर्वक काम निकालना। तो ये वाला आपका जो है वो गलत है, प्रश्न में सही छाटना है। घाट घाट का जूस पीना नहीं होता है, घाट घाट का पानी पीना होता है, यानी कि संसार का अनुभव प्राप्त करना, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये भी वाला आपका जो है वो गलत है। तिल का लड्डू बनाना नहीं होता है, तिल का ताड़ बनाना होता है। कहने का मतलब नहीं कहते हैं कि छोटी बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ये, तो ये भी आपका गलत है। सही कौन सा है, आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। 38 प्रश्न आपका है कि विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको। दाता, धात्रा, धात्रा या फिर नेता या फिर विधाता। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर विधाता जो है वो सही होगा। विधाता पुल्लिंग है और विधात्री जो है वो स्त्रीलिंग है। और दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे दात्री होता है। क्या होता है इसका, दात्री होता है। धाता का विलोम क्या होता है, तो धाता जो है, इस चीज को समझिए, धाता का जो स्त्रीलिंग है, विलोम नहीं स्त्रीलिंग,
वो होता है धात्री। यहाँ धात्रा लिखा है पर क्या होता है, धात्री होता है। धाता जो है इसका स्त्रीलिंग। इसी प्रकार जो नेता है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तो नेत्री होता है। दाता जो है उसका दात्री स्त्रीलिंग रूप होता है, धाता का धात्री होता है, नेता का नेत्री होता है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग होता है विधाता। 39 प्रश्न है कि ये जो वाक्य दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है, आपको छांटना है। कि हमारे पास समय कम है, तो आपको यहाँ पर अशुद्ध जो है वो वाक्य छांटना है। हमारे पास समय कम है, या फिर कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, या फिर शायद बारिश हो रही है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं कि कल लोगों की भीड़ जमेगी। ये आपका जो है वो कथन गलत है, क्योंकि शुद्ध क्या होगा कि कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, जमेगी नहीं आपका होता है। आपका बी वाला जो है यहाँ पर कथन, ये वाला जो है वो अशुद्ध है। बाकी पहला वाला भी सही है, सी वाला भी और डी वाला भी। लास्ट हिंदी का प्रश्न है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। तो ये यहाँ पर जो भावी रेखांकित शब्द है इसका आपको विलोम शब्द जो है वो बताना है। तो भावी का पूर्व होता है, अतीत होता है, भविष्य होता है, वर्तमान होता है, ये आपको बताना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका अतीत जो है वो सही हो जाएगा। भावी का विलोम अतीत होता है, पूर्व का विलोम क्या होता है, पश्चिम होता है, भविष्य का विलोम क्या होता है, भूत होता है। ये सब बेसिक से हैं, आपको पता होंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अतीत सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के, जिसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग के प्रश्न है वो पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। तो ये जो है आपका पैसेज दे रखा है, जिसमें फैमिली की बात की गई है, जो कि गुवाहाटी में है, आपका एक टाउन है, विलेज है, उसमें जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये वही पैराग्राफ है जो हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर पैराग्राफ रिपीट हुआ है काफी बार, ये हिमा दास वाला पैराग्राफ। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं। हम तो इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन होता है, तो इतना हम पैराग्राफ ना पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वाई इज इट बीइंग सेड दैट हिमा अचीव्ड एन इम्पॉसिबल फीट। आपको बताना है कि इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। सी फेस्ड टफ कंपटीशन एट होम, या फिर सी शोड रिमार्केबल स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस। ये बी वाला आपका सही है, बिल्कुल आपको पढ़ने से ही क्लियर हो रहा होगा। सी कह रहा है सी एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड फॉर इंडियंस एवरीवेयर, और लास्ट है सी इम्प्रूव्ड हर स्किल्स विद ट्रेनिंग। तो आपका बी वाला सही होगा। यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ जो है तीसरा था, जिसमें लाइन नंबर 7 थी, जिसमें इसके बारे में बताया भी गया है। अब यहाँ से 42 से प्रश्न आपका पैराग्राफ पर बेस्ड नहीं है। यहाँ पर है कि पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस आपका है ही इज एज वाइज एज सोलोमैन। आपको बताना है इसमें कंपैरेटिव जो फॉर्म है सेंटेंस का वो कौन सा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। तो पहला है सोलोमैन इज वाइजर देन ही इज, सोलोमैन इज नॉट वाइजर देन ही इज, या फिर ही इज वाइजर देन सोलोमैन, या फिर सोलोमैन इज द वाइजेस्ट अमंग दम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि सोलोमैन इज नॉट वाइजर देन ही इज। ये सारी चीजें हमने पूरा डिटेल में कंपैरेटिव वगैरह देखी हैं। डीएलएड की इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है आप उसमें जाकर इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। 43 प्रश्न है ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही। तो आपको बताना है क्या यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आएगा। इज फॉन्ड ऑफ देम, हेट्स देम, इज अफ्रेड ऑफ देम, या फिर वांट्स टू सी देम फ्री। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ये निकलेगा ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही। टेम्स का अर्थ आप जानवरों को पालने से रिलेटेड निकाल सकते हैं, कि वो जानवरों को पालता है। और बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इज फॉन्ड ऑफ देम का मतलब है कि वो उनसे प्यार करता है, तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 44 प्रश्न की मंजीत से टू अनीशा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। ये आपको बताना है कि इन द अबव सेंटेंस मंजीत इज आस्किंग अ क्वेश्चन, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग एडवाइस, या फिर मेकिंग रिक्वेस्ट। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आस्किंग आ क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कि मंजीत अनीशा से जो है ये प्रश्न जो है वो पूछ रहा है, तो यही तो पूछा है कि मंजीत जो है यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन है, ये वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45
पर एक मिनट, यहाँ पर प्रश्न में कुड यू प्लीज भी लगा है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर आपका क्वेश्चन ना हो करके थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगा, मेकिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कुड यू प्लीज। तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, मेकिंग रिक्वेस्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, हेयर मंजीत इज मेकिंग रिक्वेस्ट टू अनीसा। देखते हैं लास्ट हमारा 45 प्रश्न इंग्लिश का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पासिव वॉइस। आपको बताना है इसमें से पासिव वॉइस कौन सा सेंटेंस है। ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, दे फीड द लॉयंस इन द जू ट्वाइस, अ जेलीफिश स्टंग हर, या फिर वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पासिव वॉइस का जो है वो सेंटेंस है। आंसर की बात करते हैं आपका, तो पहला ही ऑप्शन पासिव वॉइस में है कि ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वॉज है, और ये ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब जब इंग्लिश के प्रश्न समाप्त है, अब 5 आखिरी में जो प्रश्न है वो आपके आते हैं रीजनिंग पोर्शन के। 46 प्रश्न आपका है कि कथन दे रखे हैं, आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। इस टाइप के प्रश्न हमने कराए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सभी बर्तन पॉट हैं। तो बर्तन के लिए आप छोटा सा इस टाइप से गोला बना लीजिए, इसको हम क्या कह देते हैं कि ये जो है वो बर्तन है। कह रहा है सभी बर्तन जो है वो आपके क्या हैं, पॉट हैं। तो इस टाइप से पॉट जो है इसके अंदर पूरा इस टाइप से आ जाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि सभी जो पॉट हैं वो गीली मिट्टी है, यानी कि ये सभी पॉट और आपके आ जाएंगे, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गीली मिट्टी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका गीली मिट्टी हम लिख देते हैं। ये आपका बन गया प्रश्न का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला कह रहा है कि सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। तो देखिए सभी जो बर्तन हैं वो गीली मिट्टी में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं, तो आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी पॉट हैं, तो यहाँ पर देखिए जो पॉट हैं ये वाला हिस्सा, इसके लिए कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी, पूरी नहीं कह रहा है, देखिए पूरी गीली मिट्टी उसमें से कुछ भाग जो है वो पॉट है। तो देखिए यही तो लिखा है कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी आंसर आपका यहाँ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या अलग है, ये आपको बताना है। कुत्ता, बकरी, गाय, शेर, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। तो बताइए, देखिए कुत्ता जो है, बकरी जो है, गाय जो है, ये सभी क्या है, पालतू जानवर हैं। पर शेर आपका यहाँ पर अलग है, शेर जंगली जानवर में आता है। तो डी वाला यहाँ पर जो है वो शेर जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर देखिए गलती क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि ये डी देखकर हम डी वाले ऑप्शन को नहीं टिक कर दें। डी जो है शेर है, यानी कि जो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है डी, ये वाला आपको टिक करना है। इसीलिए देखिए ऑप्शन भी इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा घुमाए गए हैं। तो ये वाला ही आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में 26 का जो अभिप्राय है वो ए से है, और 25 का अभिप्राय जो है वो बी से है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है। 26 का एक, तो यहाँ पर क्या पैटर्न है इसको आपको देखना है। देखिए 26 का अभिप्राय ए दे रखा है, 26 तो प्लेस वैल्यू है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो 26 और ए का जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ेंगे तो 27 के बराबर होगी। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 25 का अभिप्राय बी से है, 25 और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, तो 25 और 2 जोड़ेंगे तो वहां भी 27 आएगा। तो आपने देखा कि जो टोटल है वो आपको 27 देखने को जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 18 जो है, सबसे पहले इसकी बात करें, इसके लिए जो मान है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई होगा, 19 के लिए एच, 22 के लिए ई, 12 के लिए ओ, और 18 जो है इसके लिए आई। तो कोई भी देख रहे हैं यहाँ पर शब्द जो है वो नहीं बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। 13 22 वाले में देखेंगे तो इसके लिए एन हो जाएगा, ई के लिए जो है वो 22 के लिए जो है वो ई हो जाएगा, पी के लिए जो है आपका पी हो जाएगा, 26 जो है इसके लिए आपका ए हो जाएगा, और 15 जो है इसके लिए आपका एल हो जाएगा। तो नेपाल आपका शब्द बनेगा। बी वाला ही आपसे पूछा गया था कि देश के नाम को व्यक्त करता है, तो बी वाला ही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज जिसको क्लियर नहीं हुई, मैं एक बार और इसको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर मैंने ऊपर बताया कि टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो 15 में से आपको कुछ नहीं करना है, 27 को जो है वो माइनस करना है। 27 में से आप 15 जो है वो घटाएंगे,
तो जितना मान आएगा कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू है किसकी होती है, एल की होती है। बस ये आपको यहाँ पर सब में जो है वो करना है। तो 12 एल की होती है, इसलिए हमने यहाँ 15 का मान जो है वो एल लिखा है। सेम 26 में अगर देखेंगे तो 26 में 27 से घटाएंगे तो आपका एक बचेगा। एक किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक की होती है, इसलिए ए लिखा है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर हमने किया है। आपका बी वाला नेपाल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न 49। स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 प्रश्न तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है ए और बी करके जो है वो दो कथन दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं ए है बी है, आपको बताना है कि इनमें किस आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है ए कथन कि बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थानों पर जो है वो गए, और दूसरा कह रहा है कि बहुत कम लोग उत्साह के दौरान धार्मिक स्थान गए। अब आपको बताना है कि इनमें दोनों में किस प्रकार से संबंध है। यदि कथन ए कारण है और बी उसका परिणाम है, बी कारण है ए उसका परिणाम है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है या किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा कि ए और बी दोनों किसी सामान्य कारण जो है उसके परिणाम हैं। जैसे कि आप जानते हैं वीकेंड पर छुट्टी होती है और सप्ताह के दौरान कम छुट्टी होती है, तो इसलिए सप्ताह के दौरान क्या करते हैं, कम लोग धार्मिक स्थान गए। लेकिन पहले वाले में बहुत सारे लोग भी दे रखा है, तो वो दोनों ही आप किसके कारण में आ जाएंगे, किसी सामान्य कारण के परिणाम में आ जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है कि परिवहन का जो संबंध जो है वो माल से है। आपको बताना है बैंक जो है उसी प्रकार किससे संबंधित है। धन से संबंधित है, रुपए से संबंधित है, पाउंड से संबंधित है या फिर डॉलर से संबंधित है। तो परिवहन के द्वारा क्या माल जो है वो ढोया जाता है, तो बैंक्स में क्या ढोने का काम होता है, धन का लेन देन होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर धन जो है ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है वो प्रदान किया। ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है जो है वो सऊदी अरब। लाइव टाइमिंग जो है, जो पेट के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोपहर के 3 बजे भी एक लाइव टाइमिंग है, उसमें भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।